हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का क्लास सभी वीडियो में आपके साइंस में आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। ठीक है, अब तक का ये वीडियो सबसे बेस्ट होने जा रहा है। आज का जो बहुविकल्पीय प्रश्न होने जा रहा है पूरे किताब के महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के अगर क्लास देखते हैं तो 20 ही हम बताएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन सभी पूरे बुक के सबसे बेटर एकदम क्वेश्चन जो होंगे, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर ये प्रश्न बनकर आते हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का आप सभी का, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए दिया है 10 के पावर +3 एम्पियर, बी ऑप्शन दिया है 10 के पावर -3 एम्पियर और सी ऑप्शन दिया है 10 के पावर +6 एम्पियर और 10 के पावर -6 एम्पियर। तो आप सभी का देखिए ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो डी ऑप्शन हो 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, तो आपका यही क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या होता है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर आपका क्या होता है, विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है, आइए आज का अगर दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरा प्रश्न जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है जल विद्युत, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो देखिए पेट्रोलियम यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है। पेट्रोलियम आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है पेट्रोलियम है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का बहुत ही शानदार, इन सभी में सबसे बेटर क्वेश्चन। 1 किलोवाट 1 घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। ठीक है, वाट घंटा में कितना जूल होता है, आपको जूल में बताना है आंसर कि कितना जूल होता है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा की हम बात करें तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। यानी कि जब किसी व्यक्ति के आँख में अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके चश्मे में किस प्रकार की चश्मे का जो लेंस होगा प्रयुक्त किया जाएगा, ये आप सभी को बताना है। आप सभी लोग बताइए कमेंट करके। तो देखिए निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष होता है, क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को अगर हम दूर करना हो तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, तो अवतल लेंस का। और अवतल लेंस का जब प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के यानी निकट दृष्टि दोष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। यानी कि विद्युत धारा का मान जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो वो कह रहा है कि विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जीता जागता उदाहरण आपको कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे शॉर्ट करता है तार तो वो क्या होता है, आपस में जलने लगता है गर्म होकर के। तो जब गर्म होता है तो धारा का मान बढ़ने के कारण गर्म होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उस परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का, करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का, करेक्ट होगा। यानी कि विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बिजली के बल्ब का तंतु जिसे फिलामेंट भी कहते हैं बना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है नाइक्रोम का, स्टील का और सी ऑप्शन दिया है टीन का, टंगस्टन का। तो देखिए जो आपके बिजली के बल्ब का जो होता है, जो जलता है, जिसे फिलामेंट या तंतु भी कहते हैं, तो आपका किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। लेकिन नाइक्रोम की बात करें तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। ठीक है,
तो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। और हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से, प्लेसेंटा से, ब्रिक से, फैलोपियन ट्यूब से। तो देखिए माँ के जो भ्रूण का पोषण जो होता है उसमें आपको प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है, बी ऑप्शन इसका क्या है आपका करेक्ट है, प्लेसेंटा से आपको क्या मिलता है, भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निषेचन के बाद फल में बदलता है, ठीक है। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। रिवीजन के तौर पर है, ज़्यादा इसलिए टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये सभी प्रीवियस आपको वीडियो में हमने इसको डिटेल से बता दिया है, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइएगा आपका इसमें कितना करेक्ट हुआ है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इतना करेक्ट हुआ था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि क्षेत्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद फल में क्या बदल जाता है। तो देखिए निषेचन के बाद जो फल में बदलता है वह अंडाशय बदलता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अंडाशय जो होता है क्या होता है, निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। अगर हम चौवर्णक की बात करें तो चौवर्णक दांतों की संख्या आपकी होती है 4। कितनी होती है, चौवर्णक दांतों की संख्या होती है आपके 4, ठीक है। अगर यहीं पे दे दे अग्र चौवर्णक, ठीक है, अग्र चौवर्णक, तो इसकी संख्या हो जाएगी आपका 8, ठीक है। तो इसका आपका 9 नंबर का बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षार धातुएं हैं, क्षार धातु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात पता होना चाहिए कि क्षार धातु किसे कहते हैं। देखिए क्षार धातु, ठीक है, और क्षारीय मृदा धातु, क्या पूछ सकता है, क्षारीय मृदा धातु, दो पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है, क्षारीय धातु और क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो क्षार धातु जो होते हैं जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यानी कि पहले वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षार धातु, और दूसरे वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, यानी कि जिनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्षार धातुओं की बात करें तो देखिए इन सभी के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और बी ऑप्शन जो दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या होते हैं, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका आपका जो बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। देखिए ब्यूटेनोन क्या जोड़ा जा रहा है, ओन, ब्यूटेनोन ओन जोड़ा जा रहा है ना। तो देखिए ओन के लिए आपका क्रियात्मक समूह होता है कीटोन का, किसका होता है, कीटोन, ठीक है। कीटोन में जो क्रियात्मक समूह आता है क्या होता है, ओन, और इसका जो आपका क्रियात्मक समूह जो होता है सी, यानी कि डबल बॉन्ड CO, ठीक है, डबल बॉन्ड C और O से जुड़ा होता है, ठीक है। CO कीटोन का क्या होता है, क्रियात्मक समूह, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, 11 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 12 नंबर प्रश्न, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, ठीक है, प्रोपेनॉल में। तो देखिए तो नल यानी कि अल जोड़ा गया है, ठीक है। तो अल जिसके लास्ट में यानी कि क्या जोड़ा जाता है, सफिक्स जोड़ा जाता है आपका क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, यानी कि बॉन्ड CHO इसका होता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और ये कीटोन का है, ये एल्कोहल का है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, ठीक है। और 13 नंबर को आप सभी को बताना है कि 13 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। आपको बताना है कि साधारण ताप पे जल से अभिक्रिया कौन करती है। तो जो अधिक क्रियाशील होती है क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम। ये अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है कि साधारण ताप पे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सोडियम, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम नहीं दिया है तो आपका सोडियम दिया है, तो सोडियम क्या होगा, सोडियम आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। सोडियम क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है आपका, क्या दे रहा है 14 नंबर प्रश्न, ठंडे, देखिए यहाँ पे स्पेस दिया है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये भी प्रश्न अभी 13 नंबर वही था, थोड़ा सा चेंज था। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए दिया है सिलिका, बी ऑप्शन दिया है जिंक, और सी ऑप्शन दिया है कॉपर, और डी ऑप्शन दिया है कार्बन। तो देखिए ठंडे जल से अम्ल हाइड्रोजन करके विस्थापित जो करेगी हाइड्रोजन,
आपका क्या होगा, अधिक क्रियाशील होना चाहिए। यानी कि आपका क्रियाशील का मतलब कि जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगे वही क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलिका और कापर और जिंक, ठीक है, और कार्बन दिया है ऑप्शन। तो यहाँ पे जिंक क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा इन तीनों से, ठीक है, और हाइड्रोजन से ये सब कम क्रियाशील हैं, ठीक है। तो आपका जिंक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि बी ऑप्शन जिंक आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका बी क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो हाइड्रोजन विस्थापित वो नहीं करेगी जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होगा, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन से जितने तत्व कम क्रियाशील होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। तो इसमें देखा जाए कि हाइड्रोजन से कौन कम क्रियाशील है, तो आयरन है, ये भी अधिक क्रियाशील है, ठीक है। जिंक है, ये भी अधिक क्रियाशील है। मैग्नीशियम जो है ये भी अधिक क्रियाशील है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखें तो कापर, यानी कि क्या होगा, यही कम क्रियाशील होता है। तो कापर जो है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी किससे, अगर अम्ल से क्रिया कराया जाए कापर को तो क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी, ठीक है। तो सी क्या होगा ऑप्शन, यानी कि कापर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो रासायनिक अभिक्रिया से है, बहुत ही शानदार है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो को इसको मत कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और कितना आपका सही हो सकता है, इसके पहले कितने प्रश्न आप सही कर चुके थे आपको बताना है। अगर जो इसमें से नहीं होगा उसको आप लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इन सभी को। तो जिंक को अगर कापर सल्फेट से क्रिया कराया जाए तो जिंक सल्फेट बन रहा है, कापर को विस्थापित कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, इस प्रकार की अभिक्रिया को किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन ए दिया है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे क्या अभय अभिक्रिया भी बोलते हैं, और वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पे जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कापर से, तो कापर को विस्थापित कर दिया है और जिंक सल्फेट बना दिया है, कापर को विस्थापित कर दिया है। तो देखिए यह इसको विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया दिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया, दोनों दिया है। तो आपको समझना क्या है कि देखिए द्विविस्थापन में दो होता है, क्या होता है, द्विविस्थापन में दो विस्थापित होता है, ठीक है। क्या होता है, द्विविस्थापन में दो विस्थापन हो, लेकिन इसमें केवल जिंक कापर को विस्थापित कर रहा है। अगर यह भी कापर किसी को विस्थापित करके दूसरे जगह क्रिया कर लेता है तो हमारा द्विविस्थापन होता है, तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। और विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन होता है, ठीक है, एकल, और कोई वजह से द्विविस्थापन होता है, ठीक है। तो इसमें यह नहीं पूछा है, केवल विस्थापन अभिक्रिया होगा और द्विविस्थापन है नहीं, तो इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखिए ये प्रकाश से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, आपको बताना है। कांच का अपवर्तनांक यानी कि जब हम क्या करेंगे, कांच में प्रकाश, ये प्रिज्म में जो होता है उसमें हम प्रकाश को डालेंगे तो सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होगा, किस रंग का होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, और डी ऑप्शन दिया है पीले रंग के लिए। तो बैगनी रंग सबसे क्या होती है, अधिक विस्थापित होती है, ठीक है। क्या होती है, बैगनी रंग सबसे अधिक विस्थापित होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, बैगनी रंग के लिए। जब आपका क्या प्रिज्म पे प्रकाश को डाला जाएगा तो बैगनी रंग क्या होगा, अधिकतम अपवर्तनांक होगा उसका, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। फोकस दूरी क्या है, 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी, यानी कि आपको लेंस की क्षमता बताना है। लेंस की क्षमता आपकी क्या होगी, आप सभी लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइए। देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं और एफ इक्वल टू 2 मीटर दिया है, ठीक है। और लेंस की क्षमता पूछ रहा है जिसे डायोप्टर, जिसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। और लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं, पी इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो पी इक्वल टू निकालेंगे तो 1/2 करेंगे तो क्या होगा, 0.5 डायोप्टर आपका आएगा। क्या आएगा, 0.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन ए देखेंगे, आपका ऑप्शन ए क्या है, 0.5 डायोप्टर क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, 0.5 डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 19 नंबर प्रश्न, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बताइए 19 नंबर प्रश्न को
क्या दिया है 19 नंबर, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका आवर्धन क्षमता 1 हो। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आवर्धन क्षमता इसको m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m। m = होता है क्या? प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, जिसे I/O कहते हैं। क्या कहते हैं? I/O कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया है फोकस पर, और बी ऑप्शन दिया है वक्रता पर, और सी ऑप्शन दिया है अनंत पर, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु के समान ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। और आवर्धन क्षमता क्या कह रहा है? 1 कह रहा है। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता जब हमको 1 चाहिए तो हमको इसका भी मान और इसका मान दोनों हमको बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का मान बराबर होगा, यानी कि लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, तो हम भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे तो हमारा क्या होगा? दोनों का लंबाई समान होगा, जिससे हमारा क्या होगा? आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता पे, तो हमारा क्या होगा? आवर्धन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन सबसे आपका आया है क्या? 20 नंबर। और यह क्वेश्चन आपका इस वीडियो का अंतिम वीडियो है, और आप सभी को बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए उचित आ रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। ठीक है, H2SO4 को बोलते हैं तेजाब। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको आपको नाम बताना है और pH मान कितना होगा। तो देखिए, ये जो होता है यह क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। तो अम्ल को आपको विलयन, कोई भी विलयन हो तो अम्लीय होगा, यानी कि उसका pH मान जो होगा क्या होगा? 0 से अधिक और 6 से कम होगा। ठीक है, 7 से कम होगा, 7 से कम होता है। ठीक है, तो 7 से कम होने के लिए हमका ये क्या होगा? अम्ल का मान होता है। अम्ल का मान 7 से कम। ठीक है, तो 7 से कम, यानी कि जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैथ का डेली वीडियो अपलोड कराया जाता है, आप लोग देखिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आप 95% से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ तब। ठीक है, तो आप ज़रूर, हम आशा करते हैं कि ज़रूर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किसी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप ही लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।